नमस्कार दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत द्वारा जारी डिजिटल रुपया है ई-रुपये, उसमें सीमा पार लेन देन करने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं और इससे भारत काफ़ी ज़्यादा उपयोग कर सकता है और अपने आर्थिक विकास को प्राप्त कर सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे डिजिटल रुपये या ई-रुपये के बारे में कि यह क्या है, इसका भारत में क्या महत्व होने वाला है, इसके सामने भारत में कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं और आगे भविष्य की राह क्या हो सकती है। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में भी डिजिटल मनी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ई-रुपये या डिजिटल मनी होता क्या है। तो आप और हम लोग जितने भी कागजी मुद्रा उपयोग करते हैं, कोई कागज या नोट हो गया, यह सिर्फ उसी की तरह है, किंतु यह उन नोटों का या उस मुद्रा का कागजी रूप ना होकर एक वर्चुअल माध्यम है, यानी कि हम सिर्फ इसे ऑनलाइन तरीके से देख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। यह क्रिप्टो करेंसी के समकक्ष है और ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ अधिकतर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि यह टेक्नोलॉजी ब्लॉक्स के माध्यम से वर्क करती है। यहाँ पे जो भी डाटा आते हैं वो ब्लॉक के माध्यम से होते हैं और उनको एक चेन बाय चेन वो जुड़ते जाते हैं। जो भी नया डेटा आता है उसके लिए नया ब्लॉक बनता है और फिर चेन बनती जाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में यह माना जाता है कि यह टेक्नोलॉजी अभी तक अभेद है, इसे ना ही हैक किया जा सकता है और ना ही किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ किया जा सकता है। इसलिए यह हर लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित मानी गई है और इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है ई-रुपया। इसलिए हम इसे क्रिप्टो करेंसी के समकक्ष बोल सकते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ई-रुपया आधारित है। ई-रुपया का महत्व क्या होने वाला है? तो पहला जो महत्व या फायदा जो है ई-रुपया का, वो है मुद्रा का प्रबंधन, यानी कि मनी का मैनेजमेंट। तो मनी का मैनेजमेंट ई-रुपये के माध्यम से इस तरह होगा कि जो भी कागजी मुद्रा है उसको बनाने में और परिवहन करने में और वितरण करने में जो भी लागत आती है, जो भी समस्याएं होती हैं, वो ई-रुपये के साथ नहीं देखने को मिलती हैं। यानी कि इसमें इस प्रकार की समस्याएं नहीं हैं, क्योंकि सरकार अपनी भार के हिसाब से, भार क्षमता के हिसाब से ई-रुपये को लॉन्च कर देगी और फिर नागरिक उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें परिवहन और विभिन्न प्रकार की जो कागजी मुद्रा के साथ समस्याएं आती हैं वो इसमें नहीं देखने को मिलती हैं। इसीलिए सीमा पार लेन देन हो या फिर किसी प्रकार का बड़े बड़े जो ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन हो, वो ई-रुपये के साथ देखने की समस्याएं नहीं मिलती हैं, जो कागजी मुद्रा के रूप में देखने को मिलती हैं। तीसरा फायदा जो ई-रुपये के साथ देखने को मिलेगा वह यह है कि इससे देश का वित्तीय समावेशन होगा, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का व्यक्ति है, उसे वह कागजी मुद्रा का उपयोग कर रहा है और उसके बारे में सरकार को कोई पता नहीं है। यहाँ तक कि कई तरह के जो फ्रॉड होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, घूस लेते हैं लोग, वे प्राथमिकता कागजी मुद्रा को ही देते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि किसी ऑनलाइन माध्यम का उपयोग किया जाए जिसको ट्रेस करके गवर्नमेंट उन डाटा को खंगाल ले और उनका पता लगा ले कि उन्होंने घूस या किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में वो संलिप्त थे। वही समस्या कागजी मुद्रा में आती है, किंतु ई-रुपये के साथ वो देखने को नहीं मिलता है। ई-रुपये जैसे कहीं कहीं यूज होगा किसी वॉलेट से, मान लीजिए कि ये वॉलेट है गवर्नमेंट का ई-रुपये का, इसमें किसी के वॉलेट में मान लीजिए 100 रुपये हैं और उसे किसी और को भेजने हैं, तो वह किसी दूसरे के वॉलेट में भेजेगा, तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी और उसका डेटा ट्रेस होगा और वो 100 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। तो लेन देन होगा, वही मुद्रा है, किंतु यहाँ पे ट्रेस होगा और ट्रैक रिकॉर्ड बनता जाएगा और सरकार उसका ध्यान रखेगी कि कौन किस तरह से उपयोग कर रहा है। अब कई लोग समझते हैं कि यूपीआई जब है तो ई मुद्रा का क्या ही उपयोग है, उसका कोई वर्चस्व नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ई-रुपये और यूपीआई मुख्यतः अलग अलग हैं। इसको हम मुख्यतः निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं ई-रुपये और एक तरफ यूपीआई लिख लेते हैं। क्योंकि यूपीआई अब लगभग एक पुरानी न्यूज हो चुकी है, इसको सब लोग यूज़ करते हैं और अधिकतर लोग पहचानते हैं। तो यूपीआई जो है एक पेमेंट इंटरफेस है, यानी कि आपके खाते में पैसे हैं, उसको आप यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या गूगल पे हो या फिर और दूसरे हों, वे हैं पेमेंट प्रोवाइडर। यहाँ पे मान लीजिए कि पर्सन ए है, उसका अकाउंट एसबीआई में है,
SBI का खाता उसने इस पेमेंट प्रोवाइडर यानी कि मान लीजिए पेटीएम पे लिंक करा लिया, तो पेटीएम पे अकाउंट लिंक करा लिया SBI का अपना, और वहाँ पे वो UPI यूज़ कर सकता है। गवर्नमेंट का भीम UPI भी यूज़ कर सकता है। और यह ए जो है दूसरे पर्सन B के UPI अकाउंट जो उसका लिंक है, पेमेंट प्रोवाइडर जो भी हो, वहाँ पे ये पैसा भेज रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मध्यस्थ की भूमिका कौन निभा रहा है? बैंक, UPI में। और इसका इंटरफेस कौन है? तो ये UPI है। किंतु यहाँ पे e-रुपए में बैंक की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ पे गवर्नमेंट अब e-रुपए का वॉलेट बनाएगी और उस वॉलेट में e-रुपए होगा और उसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे बिना बैंक के या बिना पेमेंट प्रोवाइडर के। तो ये बेसिक सा अंतर है यूज़ करने में। और बेसिकली यूज़ तो हम UPI का कर ही रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गई या छोटे मोटे लेन देन हो गए। तो e-रुपए का यूज़ कहाँ पे हो सकता है? e-रुपए का जो यूज़ है वह बड़े लेवल पे हो सकता है, वाइड रेंज है उसकी यूज़ करने की। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दूसरे कंट्री है, पाकिस्तान है या चाइना है, वहाँ पे अगर डिजिटल करेंसी इंडिया को लागू है और वहाँ पे वो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो e-रुपये के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। जो भी आयात और निर्यात होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वहाँ पे e-रुपये का काफ़ी महत्व हो सकता है, जो कि उन्हें डॉलर में करना होगा या फिर जो करते होंगे अभी इस समय कर रहे होंगे। तो वे काफ़ी आसानी पूर्वक वाइड रेंज इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई टेंडर है, गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है किसी चीज़ की, तो वो e-रुपये के माध्यम से डायरेक्टली कर सकती है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। और उसी प्रकार e-रुपये वित्तीय समावेशन में लाभकारी हो सकता है। क्योंकि e-रुपये में इतने सारे महत्व हैं, इतने फ़ायदे हैं, तो इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी जो चुनौती e-रुपये के समक्ष है वह यह है कि e-रुपये अगर यूज होगा तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर e-रुपये का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया तो ऐसा भी हो सकता है कि बैंकों की जो मध्यस्थता है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। कैसे? तो हमें पता है UPI में बैंक का यूज हो रहा है और जो भी पेमेंट प्रोवाइडर हैं उनका वे यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी मध्यस्थ हैं। वहीं देखिए अगर e-रुपये पे, तो वहाँ पे ये बैंक की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मान लीजिए सरकार ने, जैसे कि सरकार ने अभी UPI वॉलेट पे 2 लाख की लिमिट लगाई हुई है, यानी कि आप 2 लाख तक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक निर्धारित समय पे। वही अगर e-रुपये का वॉलेट बनता है और उसमें अगर कोई लिमिट ना हो, यानी कि लिमिट लेस हो जाए, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपके जिस तरह कागजी मुद्रा आपके पास स्टोर है घरों में, तो उसकी तो कोई लिमिट बनाई हुई सरकार ने, किंतु कई लोग हैं जो उस लिमिट से ज़्यादा पैसे रखते हैं और उसका पता सरकार को नहीं चल पाता है और वे घर में रखे रहते हैं अपने अपने जगह पे या फिर अलग अलग जगह पर रखे रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। किंतु अगर सरकार ने इस ई-वॉलेट पे लिमिट नहीं लगाई तो अधिकतर लोग इस पे पैसे रखेंगे और उसका निर्धारित तरीके से यूज़ करेंगे, जैसे कि वो UPI के माध्यम से विनिमय कर रहे होते हैं। तो अगर वही यूज e-रुपये का माध्यम से करेंगे तो फिर तो बैंक की वास्तविकता कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वही खतरे में आ जाएगी। तो इससे जो छोटे स्मॉल बैंक्स हैं उनको बंद होने का खतरा सामने आ सकता है, क्योंकि RBI कहती है कि जो भी बैंक है वो मिनिमम बैलेंस उनके होने ही चाहिए, जिसे SLR भी कहते हैं। तो एक समस्या बैंकों के साथ ही आ सकती है, इसलिए मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं ई-वॉलेट में लिमिट लगाएगी। दूसरी जो समस्या है वह आधारभूत ढांचे की है, क्योंकि अगर ई-रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन हो गया और उस प्रचलन के माध्यम से RBI उसका डेटा स्टोर करती गई तो एक बड़ा डेटा बन के आ जाएगा और उस डेटा को मैनेजमेंट करना बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि उस डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए कई सारे एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी और एक बड़ी स्टोरेज या सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी और उस फंड को मैनेज करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये कॉस्टिंग की एक समस्या खड़ी हो सकती है। और दूसरी समस्या निजता और धोखाधड़ी की है, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि UPI चल रहा है और बैंक अकाउंट लोगों के खुले गए हैं, अब तो और बढ़ गए हैं जैसे डिजिटल क्रांति हुई है। तो समय समय पर कई तरीके के फ्रॉड भी सामने देखे गए हैं कि UPI फ्रॉड हो गया, किसी को मिस कॉल आई या फिर किसी को मैसेज आया, नए नए तरीके से लोग OTP पूछते हैं और धोखाधड़ी करते हैं।
तो वही समस्या ई रूपी के समक्ष देखी जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट वो वॉलेट से वॉलेट चल जाएगा और टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, तो उसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट अब फिर भी नई चीज़ है तो लोगों के सामने आएगी तो वो कंफ्यूज रहेंगे और नए तरीके से हो सकता है उनके साथ धोखाधड़ी हो जाए। तो उस धोखाधड़ी को कम से कम हो, इसके लिए सरकार को देखना पड़ेगा। यहीं पे आ जाती है सरकार की भूमिका कि सरकार की भूमिका जो है ई रूपी के समक्ष किस प्रकार होने वाली है, सरकार कैसे इसको आगे लेकर चलेगी। तो सरकार को सबसे बड़ी जो भूमिका होगी वो सरकार को यहाँ पे थोड़ा और रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सरकार को देखना पड़ेगा कि इसका और बेहतर तरीके से कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो समस्याएं और चुनौतियां भारत में आएंगी रुपये के समक्ष वो कम से कम हो और लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो। क्योंकि जब धोखाधड़ी नहीं होगी तभी वो तरीके से एक तरीके से सक्सेसफुल होगा। और साथ ही साथ सरकार कोलैब कर सकती है, मिलजुल कर काम कर सकती है, जो भी टेक एक्सपर्ट हैं और जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ मिलकर सरकार आगे चल सकती है। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि जो ई रूपी है या डिजिटल करेंसी है किसी भी देश की, यह भारत की पहले ही नहीं है, इससे पहले भी कई देश हैं जो अपनी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुके हैं। हमारा पड़ोसी देश चाइना की बात कर लेते हैं, 2020 के आसपास चाइना ने भी अपनी डिजिटल करेंसी यानी कि चाइनीज़ येन लॉन्च कर दी थी। इस तरह नाइजीरिया एक कंट्री है, उसने भी अपनी करेंसी ई नाइजर लॉन्च की हुई है। बहामास एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, उसने भी अपनी करेंसी या डिजिटल करेंसी लॉन्च की हुई है। तो हमें उनसे भी सीखने की ज़रूरत है कि उन्होंने जब इसे लॉन्च किया था नया नया तो उनके समक्ष किस तरह की समस्याएं आई थी और उन्होंने उसको कैसे टैकल किया था, उसे उन्होंने कैसे निपटान किया था। तो ये सरकार की यहाँ पे भूमिका और आरबीआई जो हमारा मेन केंद्रीय बैंक है उसकी यहाँ पे भूमिका आएगी कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू करे, अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे चलाए, फिर आगे जो भी समस्या आएंगे उसको धीरे धीरे निपटान करते हुए इसे यूपीआई के तरीके से ज़्यादा पॉपुलर कर सकता है। क्योंकि पूरे विश्व में भारत की अभी भी तारीफ की जाती है कि भारत ने कितने अच्छे तरीके से यूपीआई को एक बेहतर माध्यम से लागू किया है, और यह बहुत सराहनीय कदम है क्योंकि इसने लेन देन की प्रक्रिया को काफ़ी ज़्यादा आसान और सस्ता बना दिया है। संभावना की बात करें ई रुपये की, तो ई रुपये की बिल्कुल बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। चूँकि कागजी मुद्रा से ये डायरेक्ट लिंक है, तो कागजी मुद्रा के समक्ष जो जो समस्या आती है वो समस्याएं ई रुपये के समक्ष नहीं देखने को मिलती है, यानी कि वो समस्याएं लगभग पूरी तरीके से ख़त्म हो जा रही हैं जब ई रुपया आ रहा है और कागजी मुद्रा की हम तुलना करते हैं। तो क्योंकि कागजी मुद्रा की जब बात करते हैं तो कागजी मुद्रा कई तरीके से उसका निपटान और उसके उत्पादन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन वही समस्याएं ई रुपये के समक्ष नहीं आती हैं। तो संभावनाएं तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लोगों को इसे एक्सेप्ट करने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, किंतु सरकार को इसके लिए तैयार रहना होगा। और सरकार को और नए जो कर्मी हैं यानी कि सरकार को कहीं ना कहीं कर्मशील एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और मौद्रिक नीति में भी बदलाव करना पड़ेगा और कई तरह की जो प्रशासनिक संरचना है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी अच्छे तरीके से ई रुपये जान लिया, उसका फ़ायदा क्या क्या होने वाला है, उसके समक्ष भारत में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं उसके बारे में हमने जान लिया, और आगे की क्या राह हो सकती है इसके बारे में जान लिया है। फिर भी अगर किस प्रकार का आपको डाउट इसमें लगता है ई रुपये या डिजिटल मनी में, तो कोई भी डाउट हो आप आसानीपूर्वक कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्द से जल्द आपका डाउट क्लियर करूँ। धन्यवाद।